हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है पर्यावरण संरक्षण। यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, यानी कि हमारे जो आसपास है, हमारी पृथ्वी है, जो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं नहीं, कहीं ना कहीं, कि हम जो है अपने आप को, अपने पर्यावरण को संभाल सके, उसको बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं। तो हमें इस चैप्टर में वही सीखने को मिलेगा कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है ये। वैसे तुम में से बहुत सारों को तो ऑलरेडी पता होगा कि क्या गलतियां चल रही है, लेकिन हम फिर भी करे जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपको क्लास 9 नैतिक शिक्षा इस बुक के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं आपको हरियाणा बोर्ड के, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर लेना, इस पर बहुत सारी काम की चीज़ें आपके लिए, तो जरूर से विजिट करके देखना। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। पर्यावरण सबको पता है क्या है ये शब्द, जो है परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है, जहां पर परि का मतलब है चारों तरफ और आवरण का मतलब है घेरा। यानी कि हमारे चारों तरफ जो है एक चीज है जिसको हम हवा, पृथ्वी, पानी, पता नहीं क्या क्या अलग अलग नामों से जान रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके पर्यावरण बनाती हैं। वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वही सब पर्यावरण है। जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, मृदा। भाई मिट्टी और मृदा लिखने में क्या फर्क पड़ रहा था, मिट्टी मृदा एक ही तो होती है। प्राणी आदि सभी पर्यावरण के घटक अंग हैं। इनमें परस्पर होने वाली भौतिक जैविक प्रक्रियाएं भी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। भौतिक जैविक प्रक्रियाओं से यहाँ पे हमारा अर्थ है कि हमारे जो आसपास कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ मान लो गर्मियाँ बढ़ गई, सर्दियाँ बढ़ गई, है ना, धुआं बढ़ गया, तो वो जो है जैविक भौतिक जो भी चीज़ें हो रही है हमारे आसपास में, धरती टूट के अलग हो गई, समंदर में डूब गई, तो ये सारे जो है पर्यावरण के अंदर ही चल रहा है सारा कुछ। विभिन्न तत्वों की आनुपातिक भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों के पर्यावरण में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम एक जगह की बात करें, वहां पर जो जीव रह रहे हैं, वहां पर जो मतलब कह सकते हो माहौल है, वो माहौल हमें पर्यावरण के दूसरे हिस्से में नहीं देखने को मिलता। हो सकता है वहां पे कुछ अलग देखने को मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हम मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, हरियाणा से ही देख रहे हो आप वीडियो, तो हम हरियाणा में रह रहे हैं। हरियाणा में क्या होता है, सर्दी, गर्मी और बारिश तो होती है, वो तो कॉमन सी है। लेकिन अगर हम पहाड़ों में चले जाएं तो क्या है, सर्दी, बर्फ और फिर बारिश। तो कुछ जगह बारिश भी नहीं है, कहीं पर सूखा सूखा ही पड़ा है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे पर्यावरण का अलग अलग आचरण हमें देखने को मिलता है। किसी स्थान विशेष के पर्यावरण निर्माण में मानव अंतिम महत्वपूर्ण व क्रियाशील घटक है, क्योंकि जानवरों को तो फैक्ट्रियां लगानी नहीं है, लगानी हमको ही है। पानी जमीन से जानवरों को निकालना नहीं है, वो भी हमको ही निकालना है। सब कुछ हमको ही करना है इंसानों को। जानवर वगैरह तो कुछ कर नहीं रहे, वो उनकी तो कोई गलतियां हैं भी नहीं बेचारों की। तो ये जो है हम सबसे महत्वपूर्ण घटक है, हम ही इस पर्यावरण को खराब भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। सबसे बुद्धिमान प्राणी होने से, क्योंकि हम अपने आप को वही मानते हैं ना कि सबसे बुद्धिमान हम ही हैं, तो मानव ने पर्यावरण का दोहन सबसे अधिक किया है। उसने नवीन तकनीक पर आधारित कल पुर्जों और मशीनों के आविष्कार से खेती, उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में अपूर्व बदलाव लाकर विकास की नई पीढ़ी गढ़ ली है। कि हम जा रहे हैं तरक्की पे। तरक्की से मतलब क्या होता है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, जहाँ पे खेती बढ़िया हो रही है, जहाँ पे रोजगार बढ़िया है, तो हम तरक्की कर रहे हैं। ऐसा विकास जिसमें उसने वर्तमान पीढ़ी की खुशहाली के लिए अगली पीढ़ी के विनाश की नींव रख दी है। यानी कि हम जो फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकाल रहे हैं, खेती के चक्कर में जंगलों को उड़ा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी पड़ने वाली हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने प्राणी मात्र के लिए संकट खड़ा कर दिया है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, गैस वगैरह हो गई, ये चीज़ें, कोयला हो गया, ये सारी प्रकृति हमको दे रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमको तो भाई भर भर के चाहिए ये, और उसके चलते हम फिर मशीनें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं असर डाल रही हैं हमारे पर्यावरण के ऊपर। जल, थल, थल होती है जमीन, और नभ आसमान, कोई भी
उससे अछूता नहीं है। हर जगह बदलाव देखने को मिल रहा है। सब कुछ उपभोग कर लेने की मानव प्रवृत्ति एक नए प्रकार के पर्यावरण की रचना कर रही है। खुद का पर्यावरण हम बना रहे हैं, गर्मी का पर्यावरण, जिसमें जाने अनजाने सब कुछ दूषित हो रहा है। हम समझते नहीं हैं। देखो अभी तो हमको क्या लग रहा है, हम भाई तरक्की कर रहे हैं, हमारे पास पैसा होगा, लेकिन तरक्की तो हड़प्पा सभ्यता वाले भी कर रहे थे उस टाइम पे। अगर तुमने पढ़ी होगी उस सभ्यता के बारे में, है ना, पढ़ के आए होगे, पहले भी बहुत बार सुनने को मिलती है, तो वो भी तरक्की पे थे उस टाइम पे, और आज की तरक्की से तो कहीं ना कहीं आगे ही थे वो। तो चीज़ें चलती रहती हैं समय के साथ में, लेकिन पर्यावरण अपने आप ही सब पे काबू कर सकता है जब ये अपने मूड पे आ जाए। तो पर्यावरण को संभालना ज़रूरी है, कहीं हमारी हालत खस्ता ना हो जाए। पर्यावरण में अवांछित तत्वों की वृद्धि ने, अवांछित तत्व होते हैं, कुछ गैसें बढ़ गई हैं, कुछ धुआं बढ़ गया, पता नहीं क्या क्या बढ़ गया है, तो उसने मिट्टी, जल, वायु सभी को प्रदूषित कर दिया है। जो नेचुरली थी ना वो चीज़, वो अब वैसी नहीं रही है। पहले देखेंगे हम जल प्रदूषण, सारे प्रदूषणों के बारे में पढ़ना है हमको, और तो कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अब पहले देखते हैं जल प्रदूषण। जल जरूरी है, जीना जरूरी है हमारे लिए, पानी के बिना तो हम कुछ करने भी नहीं वाले। मानव ने नदियों से नहरें निकालकर बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। जहाँ पर रेत पड़ा था, जहाँ पर पानी था ही नहीं, नदियाँ थी पहले, जैसे यमुना चलती है हरियाणा में, गंगा आ रही है मेन नदी जो है ऊपर से, तो ऐसी नदियों में से नहरें निकाल दी बहुत सारी, अलग अलग जगह सिंचाई करने के लिए। तो जैसे ज़्यादातर जो नहरें हैं हरियाणा में वो यमुना नदी से निकली हुई है। उपजाऊ बना दिया भूमि को, खेती करने लग गए और अन्न के भंडार भर लिए। वह विद्युत उत्पादन कर अनेक कार्य सिद्ध कर रहा है, बिजली बना रहा है, बांध बना के, पानी रोक दिया कहीं पे। तो लेकिन अफसोस यह है कि वह जल के सीमित प्रयोग की बात भूल गया, कि हमको जल को सीमित प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज हमें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें जो है, क्योंकि जल क्या हो रहा है, जल धीरे धीरे हम गड़बड़े कर रहे हैं ना। वो सिर्फ देखो, मैं लास्ट में बताऊंगा कंक्लूजन, ऐसे बीच में बताऊंगा ना तुम्हें समझ नहीं आएगी वो चीज़ें, लेकिन अभी समझते चलते हैं ये मेन मेन चीज़ें जो हमें पढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा कि पूरा घुमा फिरा के मैटर क्या हो रहा है, ठीक है। तो जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट यानी कि पानी नहीं मिल रहा पीने का भी। जल के साथ साथ जंगल, जमीन, समुद्र, तटीय संसाधन और जैव विविधता सब दबाव की परिधि में आ चुके हैं। यानी जैव विविधता होती है, अलग अलग जीव जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे अलग वगैरह, सारी चीज़ें जैव विविधता में आती है। हर चीज़ के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। पर्यावरण पर विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण तो कभी चाहता ही नहीं है कि हम विकास करें, है ना। औद्योगिक अपशिष्ट, फैक्ट्रियों से निकलते हैं बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी गैसें, और नगरों में बसे मानव द्वारा विसर्जित मल मूत्र जल को दूषित करता है। यानी कि हम जो है घरों में से भी कचरा निकाल रहे हैं। देखो फर्क क्या है, अगर हम समझे, पहले के टाइम में, पहले के टाइम में भी थी फैक्ट्रियाँ वगैरह, ऐसा नहीं था नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे जो है ना, हम समझते थे, गांव-गांव में जोड़ बने हुए थे, पानी ऐसे नदियों में नहीं मिलाते थे हम लोग सीधा कि नदी में पानी डाल दो। अब क्या कर रखा है, गांव का जो पानी है वो नहरों के थ्रू नदी में जाके डाल देते हैं। तो भाई नदी में पहले तो वो थोड़े से इलाके में जाके रुक गया पानी, जो खराब पानी था, अब वो ऐसा नहीं हो रहा, अब वो पूरे में फैल जा रहा है। तो वो चीज़ जो है बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है। हाँ, सरकार ने कई जगह स्टेप भी लिए इस चीज़ को लेके। प्रदूषण जल, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, चर्म रोग यानी कि स्किन की एलर्जी जो होती है, तो आदि का कारण बनता है। सिर्फ एक ही चीज़, खराब पानी, प्रदूषित पानी। नदियाँ आज इतनी दूषित हो गई हैं कि गंगा स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगा। सरकार ने ये जो अभियान था, गंगा स्वच्छता अभियान, ये शायद 1989 के आसपास कुछ चलाया था, या फिर 99, मतलब काफ़ी पहले चलाया था ये। गंगा को ये कभी साफ नहीं कर पाए थे, आज तक का रिकॉर्ड है। हाँ, गंगा ने खुद ही साफ कर लिया अपने आप को बाढ़ आने के बाद में, लेकिन कभी सरकार जो है इतने अभियान चलने के बाद भी साफ नहीं कर पाई थी। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जल प्रदूषण हम किस लेवल का कर रहे हैं। इस संबंध में कवि डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया भी लिखते हैं, कुछ बात लिखते हैं। गंदगी का भार ढोकर रो रही पावन नदी है, जो सुधा की वाहिका थी आज मैले से लदी है। यानी कि पहले जिसको हम पवित्र जल मानते थे, गंगा के जल को पवित्र जल मानते हैं ना, आज भी मानते हैं वैसे, लेकिन वो आज मैला हो चुका है। आज वो उस लेवल का जल नहीं रहा जैसा हम बात किया करते थे स्वच्छता वाले जल की। जल जीवन की अनिवार्यता, यानी कि हमारे लिए अनिवार्यता है, यानी कि हमारे लिए जरूरी है। जल की शुद्धि के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हम कैसे जल को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि अगर देखो, चैप्टर में हमको पढ़ा दिया
कि हमने जो है जल को प्रदूषित किया, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी हैं, हम ही बदल सकते हैं सारी चीज़ें। तो अगर हमको पढ़ा दिया कि जल खराब हो रहा है, ये खराब, भाई जब तक हमको यही नहीं पता लगेगा हम ठीक कैसे कर सकते हैं तो फ़ायदा क्या है पढ़ने का, इससे बढ़िया बताते ही नहीं। तो हम अभी हमको ये बताएंगे कि कैसे हम इसको ठीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि पानी में मलमूत्र, थूक, खून, जहरीले पदार्थ और अन्य दूषित पदार्थ न जाएं। यानी कि ये चीज़ें जो है ना, हमारे जो अपशिष्ट है, हमारा शरीर का जो है कुछ हिस्सा, कुछ भी मतलब मलमूत्र हो या खून हो, कुछ भी हो, जहरीले पदार्थ हो, केमिकल वगैरह फैक्ट्री होंगे, वो चीज़ें पानी में नहीं जानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जल के संरक्षण का, इसका संरक्षण कैसे करें? मतलब कि पानी तो पानी है, लोग मानते ही नहीं है। कौन करे, धन कौन जुटाए, इतना पैसा भी तो लगेगा उसको साफ करने में, तो कहाँ से करे सारा प्रबंध? इस विषय में आदर्श रूप में मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत राजेंद्र सिंह का उदाहरण हम ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, ग्रामीण समुदाय के सहयोग से, ग्रामीण समुदाय होते हैं, लोकल जो पंचायत वगैरह होती है, समाज होता है, तो उनकी मदद से जो है राजस्थान के अलवर जिले की धरती को पुनः हरा भरा बनाने में सफलता हासिल की थी। यानी कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है ना सूख चुके जोहड़ों में की पुनः खुदाई करवाई, क्योंकि पानी जो जा रहा था वो क्या कर रहे थे, नालों में बहा दिया, नाले के बाद पता नहीं कहाँ जा रहा, धक्के खा रहा है, वो किसी काम नहीं आ रहा। उन्होंने क्या करा, जोहड़ खुदवाए, मतलब जो तालाब कहते हैं तुम बेसिकली, गांव में जोहड़ ही कहते हैं, ज़्यादातर जगह जोहड़ ही चलते हैं आजकल, है ना, समझ में आ जाती है, इतने तो हरियाणवी हैं हम। तो पुनः जो है खुदाई करवाई, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित होने लगा। अब देखो पानी जो हमारे पास आ रहा था, अब वर्षा का पानी, तुम सोचो भाई जोड़ में इतना पानी कहाँ से आ जाएगा, इतना बड़ा जोड़ भर जाएगा। देखो मैटर क्या होता है, गांव का पानी जाता है जोड़ों में, गांव में ऐसा ही होता है, अभी भी हो रहा है। और वो पानी, वो वर्षा का पानी था सारा, वो इकट्ठा होने लग गया और धीरे धीरे भूजल स्तर बढ़ने लग गया। जमीन का जो पानी था, यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर था, वो लेवल जो उसका था वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लग गया। और इसीलिए आज भी जो है हरियाणा के बहुत सारे गाँव में जोड़ ऐसे कैसे रखे गए हैं, हाँ कुछ जगह बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों ने श्रम दान, धन दान दिया, यानी कि मजदूरी भी करी, पैसा भी लगाया इस चीज़ के लिए जोड़ बनवाने में, और खोई हुई खुशियाँ वापस पा ली। यानी कि जो पानी का लेवल नीचे जा रहा था, बार बार जा रहा था, वो वापस से ऊपर आने लग गया। आवश्यकता है कि हम सब जगह इस प्रकार के साझे प्रयत्न से जल का संग्रहण किया जाए। वर्षा जल के संरक्षण में आम लोगों की सहभागिता से जल संकट दूर हो सकता है। अब हमारा दायित्व क्या है, हम क्या करें क्या ना करें? तालाबों, जोड़ों आदि में कपड़े ना धोए। कपड़े क्यों कह रहे हैं कपड़े ना धोए? क्योंकि कपड़ों में जो साबुन या सरफ हम लगाते हैं, उससे जो है पानी जो क्योंकि वो पानी हमको पता है, जोड़ों में पानी वो अंडरग्राउंड जा रहा है धीरे धीरे समय के साथ, तो वो जो है वो जमीन का पानी, वो सरफ भी घुल जाएगा उस पानी में, तो खराब हो जाएगा वो पानी, वो पीने लायक नहीं बचेगा। फिर आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें। नहाने के लिए बाल्टी मग का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि शावर चला के हाँ मजे आ गए 2 घंटे चला दिया, ऐसा नहीं करना। प्रयोग किए गए अशुद्ध पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं है कि तुम नहा लिए और उसके बाद वो पानी बहा दिया, उसका कहीं ना कहीं ऐसा प्रबंध करना चाहिए। हाँ जरूरी नहीं है तुम अपने घर में ही करो, हो सकता है पूरा गांव मिलके एक ऐसा प्रबंध करे, जोहड़ का प्रबंध या जो भी चीज़ है, जिससे भूजल में कोई फायदा मिले या वो पानी बर्बाद ना हो। वाहनों को नलिका की सहायता से न धोए, यानी कि नालियां लगा के ना धोए कि पाइप में पूरा बाल्टियों से नहला दिया गाड़ियों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन धोना भी जरूरी है, मतलब कोशिश करो कपड़े से साफ हो जाए। तो औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में ना डालें। सबसे जरूरी चीज़ तो यही है भाई, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी सी असर डाल रही है। सबसे ज़्यादा जो असर है वो है औद्योगिक अपशिष्ट का। मैं हमारे गाँव के आसपास देखता हूँ, इतना बुरा हाल हो रखा है, नाला गया हुआ है और उसमें बिल्कुल ब्लैक वाटर, बिल्कुल काला पानी। तो ऐसा हाल है भाई पानी का यहाँ पे। और इतना जो है, क्योंकि सारा जो पानी है वो फैक्ट्रियों वगैरह का, वो पानी जमीन में जा रहा है धीरे धीरे, और वो कहीं ना कहीं भूजल को खराब कर रहा है। और हाँ असर देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। इसके लिए कड़े कानून हो। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, कानून बनाए, चलान काटे उनके, और उनका ईमानदारी से पालन हो। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ने 100 रुपये लिए और निकल गया, वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। जल के बारे में हमें पता लग गया, जल हमारे लिए जरूरी है, हमको इसको संभाल के रखना पड़ेगा, बर्बाद नहीं करना है। और कोशिश करनी है कि नदियों वगैरह में या उनमें जो है अपना जो लोकल पानी है ना, जो यूज किया हुआ पानी है, उसको वहां पे ना डाले जहां पे अच्छा पानी बह रहा है। अब दूसरा है वायु प्रदूषण।
वायु भी जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। सड़कों पर बहती वाहनों की संख्या, बढ़ती वाहनों की संख्या, उनसे निकलते धुएं, चिमनियों के धुएं ने वायु को इतना प्रदूषित कर दिया है कि ठीक से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दमा, अस्थमा, दमा होता है सांस चढ़ जाते हैं, और फिर अस्थमा भी सेम सा ही होता है, सांस आता नहीं है उसमें, आदि के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण ही ऐसा हो गया है। वातानुकूलित वाहनों के अधिक प्रयोग आदि से ओजोन परत क्षीण हो रही है। क्षीण का मतलब होता है खराब हो रही है धीरे धीरे। हमने सुना भी होगा, 8th क्लास में पढ़ाया था आपको कि भैया जो है ओजोन परत कमजोर हो गई, उसमें छेद हो गया वगैरह वगैरह, पढ़ा होगा आपने भी ओजोन होल के बारे में। अब जिससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, खास तौर पे जो है हानिकारक किरणें सूर्य के अंदर आ जाती है पृथ्वी के, और उससे होती है बीमारियां, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि HQI बना रखा है, वो जारी कर रखा है कि हाँ इसमें जो है ना एयर की क्वालिटी कैसी है उससे पता लग जाता है। अब इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही अपने शहर की वायु की गुणवत्ता की जांच कर सकता है। हर शहर में होता है ये, इंटरनेट पे मिल जाती है इनकी डिटेल सब। तो इससे जो है हमें पता लग जाता है कि हमारा शहर अच्छा है, सांस लेने लायक है अभी कि नहीं। या फिर जैसे दिल्ली में कहा जाता है, दिल्ली में बोलते जाता है HQI बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, मरने की हालत हो गई भाई, कुछ नहीं, सांस भी नहीं आ रहा लोगों को। तो वहाँ पे बुरी हालत है, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा, एक तो उनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है, फैक्ट्रियों से धुआं, वैसे अभी तो दिल्ली में से निकाल दी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह, बाहर निकाल दी है, मतलब बाहर के शहरों में। लेकिन फिर भी वो फैक्ट्रियाँ कहीं तो प्रदूषित करेंगी। ऐसा नहीं है कि धुएं को हम काबू नहीं कर सकते, काबू कर सकते हैं, लेकिन बस पैसा लगाने से डरते हैं फैक्ट्री वाले। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। वाहनों का सीमित प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में दुर्राटे काटते हुए घूम रहे हैं हम। यदि एक ही संस्थान में आसपास के कई कर्मचारी जाते हैं तो वो अलग अलग गाड़ियों में जाने की बजाय एक गाड़ी से जाएं। ऐसा करने से पेट्रोल की बचत भी होगी और प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। यातायात के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भाई ये थोड़ा मुझे बुरा सा लग रहा है कहते हुए, सार्वजनिक साधनों की हालत इतनी खस्ता है कि पूछो ही मत तुम। वहाँ पे दमा वैसे हो जाता है उसमें। सप्ताह में 2-3 दिन साइकिल का प्रयोग करें। हाँ ये बेटर है, ये मेरे को पसंद है साइकिल चलाना। छोटी दूरियां पैदल तय करें। भाई साइकिल ले जाएंगे, इसमें कौन सा प्रदूषण हो रहा है, नहीं पैदल नहीं जा रहे हम। कारखानों की चिमनियां ऊंची और प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के नियमानुसार होनी चाहिए, क्योंकि कारखानों में क्या हो रहा है, पैसे बचाने के चक्कर में चिमनियां नीचे लगा देते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे होता है हमारे गाँव में, बुरी हाल है भाई, मतलब तुमको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता जो हालात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हर दूसरे दिन इतनी बदबूदार बदबू आती है कि हम उसको बदबूदार भी नहीं कह सकते, मतलब इतने बुरे हाल है यहाँ पे। खेतों में पराली ना जलाएं। अब इससे तो बड़ी समस्या हो जाती है यार। पराली का सरकार आज तक कुछ समाधान नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन किसान उस पराली को लेके जाए तो आखिर जाए कहाँ। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगवाएं और उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल करें। ये जरूरी है भाई, तुम कुछ करो ना करो, पेड़ जरूर लगवा लो। आपका घर छोटा बड़ा जितना भी है उसमें पेड़ जरूर होने चाहिए। काफी फर्क पड़ता है, भले ही तुम प्रदूषित एरिया में रह रहे हो और अगर पेड़ है फिर भी आपको थोड़ी अच्छी हवा मिलती है। नीम, बरगद, इमली, चीड़, अशोक आदि वृक्षों में सौर के अवशोषण की अद्भुत क्षमता है। वो जो है प्रदूषण को जो है सोख लेते हैं अपने अंदर, मतलब ये ज्यादा काम करते हैं इफेक्टिवली, खासतौर पे बरगद, पीपल वगैरह के पेड़। इसीलिए इनके रोपण को बढ़ावा दिया जाए, सरकार को इनको ज्यादा लगाना चाहिए। अगला है हमारा, लास्ट है शायद, नहीं लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तो भाई कॉमन है, इसको तो हम कुछ इजीली रोक सकते हैं, कोई बड़ा समस्या नहीं है, बट लोग सब सुधरते ही नहीं है यार। वातावरण में एक निश्चित सीमा से अधिक स्तर का तरह तरह का शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। और ये एक चीज ध्यान रखना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा इसमें से जरूर से। इसमें शामिल है वाहनों के हॉर्न की आवाजें, लाउड स्पीकर पर तेजी से बजता गीत संगीत, तेज आवाज में चल रहे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि। बंद करो इस टेप रिकॉर्डर को, ये बंद हो गए भाई मार्केट से, टीवी चल रहे हैं अभी। लेकिन खास तौर पे डीजे, जिसके ऊपर थोड़ा काबू होना चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, नींद में कमी आती है, स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि प्रदूषण से हम कैसे बच सकते हैं? इनको जो है, जो भी आप चला रहे हो कोई भी, वो इतनी ठीक आवाज में चलाएं, ऐसा नहीं कि कान के पर्दे उड़ाने दूसरे के। लाउड स्पीकर लगाने के लिए सरकारी अनुमति की व्यवस्था हो, यानी कि डीजे वगैरह बजवाना है तो भाई सरकार से परमिशन लेनी चाहिए, और होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे जैसे गांव में होता है, बहुत सारों के जानवर उखड़ जाते हैं, वो मतलब ऐसे
उधम मचा देते हैं पूरा, और लोग मानते ही नहीं है, उनको तो मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। आतिशबाजी छोड़ने से परहेज करें, शो ऑफ नहीं करना इस चीज़ का, आवाज़ का। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको तो हम काबू कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा वो है मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी खराब हो रही है, और ये अगर खराब हो गई तो हमारी खेती खराब होगी, और खेती खराब तो हम खराब हो जाएंगे। अब मृदा प्रदूषण को में क्या चल रहा है, खेतों में कीटनाशक जो सबसे बड़ी समस्या है, खरपतवार नाशक, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, देखो बहुत सारी दवाइयाँ हम खेतों में छिड़कते हैं ना, जो वो दवाइयाँ जो है, जो वहाँ पे उसमें खेती के अंदर कीड़े रहते हैं, वो गंडोले वगैरह रहते हैं, तुमने सुना होगा कभी, वो छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े इत्तू से होते हैं, वो मतलब बारिश के टाइम पे सड़कों पे भी आ जाते हैं, तो वो रहते हैं। अब क्या होता है, जब हम उर्वरक या खरपतवार नाशी या ऐसी कुछ चीज़ें डालते हैं खेत में, तो वो सारे मर जाते हैं। वो मर गए तो खेत में जो है अपने आप को जो है मतलब रीजनरेट करने की ताकत खत्म। उसके बाद में जो है अभी वो तो मर गए, वो तो आने नहीं वाले। बहुत सारी ऐसी जो है धीरे धीरे जानवर खत्म हो जाएंगे, हो भी चुके हैं बहुत सारे इलाकों में तो। और उसके बाद में होगा असली तांडव। वो क्या, क्योंकि अब वो उर्वरक काम करना बंद कर देंगे। क्यों काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो उर्वरक काम नहीं कर रहे थे, वो पहले जो जानवर थे उस खेत में, वो जो कीड़े वीड़े चल रहे थे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को चाहिए ज़्यादा पैदावार, उसके लिए छिड़क रहे हैं उर्वरक, खरपतवार नाशी और इस बहुत सारी चीज़ें। और जो हमको भी बीमार कर रही है एट द एंड, वो पौधा अवशोषित कर रहा है, और वो अनाज के थ्रू हमारे अंदर ही आ रही है घूम फिर के। माना कि इन सब के प्रयोग से उत्पादन में तो वृद्धि हो जाती है, पैदावार बढ़ती है ना, परंतु इनके माध्यम से मिट्टी से अनाज, फल सब्जियों में पहुंचने वाले रसायन हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। और हम आजकल कहते हैं भाई पहले वाले लोग बढ़िया थे, वो पहले वाले लोग बढ़िया नहीं थे भाई, वो खरपतवारों का इस्तेमाल नहीं करते थे। और एक रियलिटी अगर तुमको बताऊं तो 1970-80 के आसपास एक हरित क्रांति नाम की चीज आई थी, सुना होगा तुमने भी। तो वो हरित क्रांति में क्या हुआ था कि सरकार ने जो है ना लोगों को बढ़ावा दिया। बढ़ावा किस चीज का, भैया तुम खेतों में दवाइयाँ, खाद, पता नहीं क्या क्या छिड़क डालो और अच्छे बीज उगाओ, जिससे तुम्हारा हमारी जो है पैदावार बढ़ जाएगी। उस टाइम पे सही था क्योंकि भूखमरी आई हुई थी, लेकिन अभी वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और हमको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ तक कि ये रासायनिक पक्षियों के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पक्षी भी वो अनाज खाते हैं, वो मर जाते हैं बेचारे। अब ऐसे धीरे धीरे आपको देखने को मिला होगा, अभी आपके आसपास के इलाकों में चिड़ियाएं, जानवर, पंछी, वो सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं खेतों का वो सारा असर है। मृदा प्रदूषण से बचाव के उपाय, हम बचा कैसे सकते हैं वो भी तो जरूरी है। हम सुनते सुनते थोड़ी ना रहे। कीटनाशकों का, इन दवाइयों का उपयोग ना करें, या करना है तो बहुत सीमित मात्रा में करें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से गलता नहीं है भाई। इसके ऊपर पहले तो सरकार ने अभी रिसेंटली, आपने सुना होगा, दुकानों पे से कागज ये प्लास्टिक बंद कर दी थी और कागज लागू करवाए थे, लेकिन थोड़े से दिन के बाद फिर से पन्नियाँ चल पड़ी भाई। मतलब सरकार भी कुछ ढंग से कर नहीं पा रही इस मामले में, और लोगों को समझना होगा कि हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। सचमुच पर्यावरण एक विषय नहीं है। अगर हम बात करें भाई पर्यावरण पर्यावरण है ठीक है, तो ऐसे अगर हम टॉपिक के हिसाब से देखें तो ठीक ही है, फिर तो वो एक दृष्टि है, ये हमारी सोच है। जो अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम हमारे माहौल को, हमारी जो है सेहत को, अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जीव जगत को देखने की दृष्टि, मानव समाज को देखने परखने की दृष्टि, यह दृष्टि स्वस्थ रहे, सब कुछ स्वस्थ रहे, उसी के लिए जरूरी है हम प्रदूषण ना करें। पर्यावरण शिक्षा की मूल चिंता यही है। मनुष्य ना तो पर्यावरण का गुलाम है, ना ही मालिक है, तो हम कुछ नहीं है इस पर्यावरण के आगे। अभी आपने देखा होगा बाढ़ आ गई, सब तहस नहस करते रहो भाई, तुम क्या 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 नहीं करा। इंसान लिटरली, इंसानों ने 20 साल में जो प्रदूषण गंगा नदी में करा था ना, 20-25 साल में, एक साल की बाढ़ ने सारा साफ कर दिया। लेकिन हाँ, वो ऐसा नहीं कि साफ हो गया, वो समंदर में जाके समुद्र वालों को दुखी करेगा अब। लेकिन हाँ, मैटर है कि प्रकृति ठीक कर सकते हैं अपने आप को, हमको जो है कोशिश करनी है, मदद करनी है उस प्रकृति की ठीक होने में। ऐसा नहीं कि हम लगे पड़े हैं खराब करने में और प्रकृति कह रहे मुझे तो ठीक होना है। पर्यावरण के प्रति स्वस्थ सोच रख अपना कर ही मनुष्य इसका समुचित उपयोग कर सकता है। संसाधनों के प्रति आत्मीयता स्थापित हो, यह हमारी सोच का हिस्सा बने। वेदों में भी कहा गया है कि माता भूमि पितरों पृथ्व्याम, यानी कि भूमि यानी धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं, और हम हमारी माता को ही बीमार कर रहे हैं। जिस माता के अन्न रस से हम प्राण पाते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।
पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हम मानव हैं, तो इसको संवारने सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा ही है। ऐसा करने से ही मानव और पर्यावरण की समुचित सुरक्षा हो सकेगी। हमारी एक साझी सोच है, संसाधन सलामत रहे। यानी कि देखो, ये तो हो गया हमारा चैप्टर तो खत्म। अब कुल मिला के मैंने बोला था लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा इस चैप्टर का। एक तो बता देता हूँ कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला। कोई से भी प्रदूषण से बचाव के उपाय आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और तो नहीं पूछेंगे कुछ, बचाव के उपाय पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा हम प्रदूषण जो देख रहे हैं ना अपने आसपास में, ज़्यादातर प्रदूषण हम ही लोगों ने कर रखा है। अगर हम समझदार बनेंगे, हर चीज़ को जो है सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। पहले के लोग हम जानते हैं ना, पहले के लोग भाई मस्त थे, लंबी ज़िंदगी जीते थे। आजकल क्यों नहीं जी रहे हैं? क्योंकि हमने प्रदूषित कर दिया है हर चीज़ को। हमने पेड़ पौधे लगाने छोड़ दिए, जो बचे थे उनको काट डाला। तो पहले तो पेड़ पौधों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर से जो है ये जो कीटनाशक वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा हमें बचना पड़ेगा। धीरे धीरे कम कर लो, लेकिन हाँ ये बेनिफिशियल रहेगा टाइम के साथ में, क्योंकि समय लगता है प्रकृति को भी अपने घाव भरने में। तो आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में, औरों को भी समझाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो बच सकता है। और हाँ, रही बात ओजोन होल की, तो अभी जैसे क्या हुआ था, ये कोरोना आ गया था ना, तो इस टाइम पे वो तो ठीक हो गया था। प्रकृति ने एक साल में अपने आप में जितना सुधार दिखाया ना, उतना हम कभी कर नहीं पाए हैं। तो प्रकृति को भी टाइम चाहिए, बस हमें उसकी कहीं ना कहीं मदद करनी है, उसके विपरीत काम नहीं करना है। चलो, आई होप समझ में आ गया पूरा चैप्टर। प्यारा सा चैप्टर था। हाँ, समझाने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और समझने के लिए भी, हमारी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।